मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं राजस्थान के सिरोही ज़िले का निवासी हूँ। मेरी अपनी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय सिरोही से ही हुई। ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल महाविद्यालय से ज्योग्राफी ऑनर्स में हुई। तत्पश्चात राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और यूपीएससी में मेरा ये दूसरा अटैम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है। मेरी विशेष रुचि कविता लेखन में है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप हिंदी लिटरेचर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दिया है। जी सर। ठीक है ना। और जवाहर नवोदय विद्यालय कलांदरी सिरोही में है। जी सर। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताइए, क्या जानते हैं आप, क्या खूबी है, क्या कमजोरी है? जी सर। उसकी खासियत क्या है? जी सर। सर, सिरोही की जो भौगोलिक स्थिति है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है और दक्षिणी पश्चिमी जितने भी ज़िले हैं राजस्थान के उसमें से एकमात्र ज़िला है जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं है। लेकिन अच्छाइयों में देखें तो सर मानसून जो राजस्थान में औसत है उससे अच्छा होता है। कृषि के लिए ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ है। लेकिन सर इसमें साक्षरता का स्तर अगर देखें तो सर 56% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है और लिंगानुपात भी सर 928 से। तो यह स्थिति और रोजगार, आर्थिक स्थिति पर रोजगार भी काफ़ी कम है सर सिरोही में। अच्छा, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ हुआ है, औद्योगिकरण, कुछ बताएं इसके बारे में। सर, औद्योगिकरण में मुख्यतः सीमेंट उद्योग वहाँ पे ज़्यादा विकसित हुआ है। बिनानी और जेके लक्ष्मी जैसी सीमेंट अभी वहाँ पे कार्यरत है। इसके अलावा सर जो फुटकर उद्योग है वही विकसित हो पाए, कोई बड़ा उद्योग अभी तक विकसित नहीं हुआ वहाँ पर। अच्छा जी सर। फुटकर का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज। जी सर। जैसे सर जो टेक्सटाइल वगैरह की है, प्रिंटिंग। हाँ सर। ओके, स्थानीय स्तर पर। ओके, वेरी गुड। और मूर्ति निर्माण भी स्थानीय स्तर पर होता है। अच्छा, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि सबसे रमणीक और टूरिस्ट नंबर 1 50s से किले और महाराजाओं के घर और पैलेसेस टूरिस्ट आते रहे। तो इस बात को लेके एक ये भी कहा जाता है कि राजस्थान के आम जनता के बीच में थोड़ी सी असहमति है या अनहैप्पीनेस है। जी सर। कि आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो पैलेस और राजे महाराजे और रजवाड़ों के ही बाहर के विदेशी लोग आते हैं और सारा प्रमोशन भी वही होता है। तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है, राजस्थान का टूरिज़्म को किसी और डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट अंदाज में बढ़ावा दिया जाए? आप सोचते हैं वो अच्छा रहेगा या पहले की तरह कंटिन्यू किया जाए? जी सर, अभी सर राजस्थान ने अपने स्तर पर भी राइजिंग राजस्थान करके एक प्रोग्राम चलाया है, राइजिंग राजस्थान। जी सर। अच्छा। तो उसमें जो पर्यटन है उसको एक ब्रांडिंग के तौर पर विकसित करना है कि अगर किसी क्षेत्र में पर्यटन हो रहा है तो वहाँ के स्थानीय उत्पादों को प्रमोट किया जाए, उसको उनकी ब्रांडिंग की जाए, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर उपलब्धि प्राप्त कर सके। जहाँ तक बात है स्थानीय लोगों को फ़ायदे पहुँचाने की, तो ऐसा नहीं है कि सर जो पर्यटन से जो फ़ायदा हो रहा है वो जो राजा महाराजा या फिर उनके जो अभी वंशज है तो उन्हीं को हो रहा है। स्थानीय स्तर पर भी सर रोजगार जनरेट हो रहे हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो मतलब आप संतुष्ट हैं कि ये चलते रहना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक बदलते हुए राजस्थान की सामाजिक आर्थिक स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति को देख के सामंतवाद वहाँ बुलंद रहा है बहुत सदियों से। तो ये क्या सामान्य आम जनता के लिए अच्छा है, बुरा है, इसको बदलना चाहिए या क्या ख्याल है आपका, और कैसे बदला जाए? जी सर। समझ गए मेरी बात? जी सर। सर, सामंतवाद के पीछे इतिहास का बहुत बड़ा एक कारण रहा है कि इतिहास में जिस तरीके से रियासतें थी तो उस शासन से ही जो वर्गीकरण हुआ समाज का, तो वो प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है। लेकिन बदलने की बात आप नहीं सोचेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, ऊपर तक मुख्य सचिव बनेंगे, कुछ सोचते हैं आप? कुछ बदलने का क्या अंदाजा रहेगा आपका? जी सर। सर, जिस तरीके से नागरिकों को समानता का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल्स, और जो डीपीएसपी है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उनको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से करके ये सामंतवाद के असर को कम किया जा सकता है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। श्रवण, राजस्थान पे ही बात की जाए? जी सर। पाकिस्तान पे करें? जी सर।
पाकिस्तान में कहते हैं कि जो सरकार हमको दिखती है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वास्तव में कोई डीप स्टेट है वहाँ पर, जी सर। वो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? सर पाकिस्तान की जो अभी राजनीतिक स्थिति है, भारत में जैसे लोकतांत्रिक शासन है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, पाकिस्तान में भी स्थिति चुनाव वगैरह होते रहते हैं, लेकिन सर जो मुख्य सत्ता है वो वहाँ की आर्मी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, कि न केवल सर राजनीतिक स्तर पर बल्कि व्यावसायिक स्तर पर भी वहाँ की सेना उनको संभाल रही है। तो जो कहते हैं डीप स्टेट, तो वो आर्मी है? जी सर, कहा जा सकता है। कहा जा सकता है, कॉन्फिडेंस से बोलिए सर। आर्मी भी है और कहीं ना कहीं जो स्टेट फंडेड जो टेररिज्म ग्रुप है। अच्छा, बहुत सा कई बार ये शुरू से जब से इंडिपेंडेंस हम लोग देख रहे हैं, एट द टाइम जबकि वो JNK में ये इन्वेडर्स आ गए थे, जी सर, वो नॉन स्टेट एक्टर्स वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी सर। और वहाँ का जो इट्स ये जो है ना, उनके फॉरेन पॉलिसी का एक स्टैंडर्ड टूल है, जी सर, टू यूज नॉन स्टेट एक्टर्स। जी सर। तो इस पे क्या आपका मंतव्य है, और क्या हम लोग को भी टिट फॉर टैट करना चाहिए, हम लोग भी नॉन स्टेट एक्टर यूज करके उनको आतंक सभा करें? जी सर। सर पाकिस्तान की एक पॉलिसी तो रही है और उसी के लिए FATF ने उनको ग्रे लिस्ट में भी रखा, हालांकि अभी ग्रे लिस्ट में नहीं है। तो पाकिस्तान स्टेट फंडेड जो टेररिस्ट हमले वगैरह करवाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी विदेश नीति का भी भाग रहा है। लेकिन भारत सर कहीं ना कहीं शांति की बात करता है, तो प्रत्येक तौर पर सर भारत इस ऐसे प्रक्रियाओं को या फिर ऐसे क्रियाकलापों को प्रमोट नहीं करता। नहीं करता या नहीं करना चाहिए, आपका मंतव्य सर क्या नहीं भी है? करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं सर। वी आर टू बिग फॉर दैट। जी सर। FATF क्या चीज़ है? अभी आपने कुछ मेंशन किया जी FATF। सर। सर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर आर्थिक क्रियाकलापों में जो जालसाजी के कार्य होते हैं या फिर तो उन पे सर जो राष्ट्र होते हैं तो उन पे कंट्रोल करता है सर, नियंत्रण करता है। क्या है फुल फॉर्म, क्या है FATF का? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो अब हम लोग थोड़ा पाकिस्तान से राजस्थान की तरफ आ जाएं। जी सर। जी सर। अब आप समझाइए कि टूरिज्म तो एक है ही, हम जानते हैं। जी सर। अदर देन टूरिज्म, राजस्थान के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन कौन से फोकस एरिया होने चाहिए? जी सर। फोकस एरिया सर जैसे तो आपने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अदर देन सीमेंट हो नहीं पाया वहाँ का, जी सर। तो और क्या फोकस एरिया होना चाहिए? सर राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जा सकता है। बिल्कुल सही, रिन्यूएबल एनर्जी। जी सर। और सर कुछ एक खनिज ऐसे हैं जो सिर्फ राजस्थान में ही होते हैं, जो तांबा है, हाँ, वॉल्सोनाइट है, तो माइनिंग एक हो गया, सोलर एनर्जी, माइनिंग। उसके साथ शायद विंड एनर्जी भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ सर, प्राकृतिक गैस और जो तेल उत्पादन एक हो गया माइनिंग। जी सर। और सर जो राजस्थान के स्थानीय उत्पाद है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, हाँ, पोल्ट्री वगैरह हो गई, तो उनको प्रमोट किया जा सकता है सर वैश्विक स्तर पर। ये तो वो आप थोड़ा सा लो प्रायोरिटी में रख के बोल रहे हैं, वो तो वहाँ का मेन स्टे होना चाहिए, क्योंकि वो राजस्थान इज सो रिच जी सर। इन हैंडीक्राफ्ट्स। जी सर। सो रिच, टेक्सटाइल एज वेल एज हैंडीक्राफ्ट। जी सर। ये तो कैन बी एक्सपोर्ट मटेरियल एज वेल। जी सर। एक्सपोर्ट होता है। हाँ सर, होता है। फर्नीचर, अकेशिया का फर्नीचर, सर आइडिया नहीं है ज़्यादा। अकेशिया क्या होता है? अरे आपके राजस्थान में तो अकेशिया ही होता है सर। अभी वो टर्म, कौन सा पेड़ होता है आपके राजस्थान में? सर बबूल होता है मुख्यतः। तो वही तो अकेशिया है सर, इंग्लिश टर्म नहीं पता था। अच्छा ठीक, प्लीज। थैंक यू सर। शमील जी, जी सर। राजस्थान में जो राजस्थान की जनता चुनाव करती है अपने असेंबली इलेक्शन में जी सर। सरकार का, वो हर 5 साल पे सरकार बदल देती है, पार्टी बदल देती है। ये पिछले करीब 4 दशक से चला रहा है। जी सर। तो इससे आप क्या मतलब निकालते हैं वोटिंग पैटर्न्स का, जनता की परिपक्वता का? सर जो पिछले चुनावों को आधार बनाकर अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के ही नहीं,
बल्कि पिछले 4 दशक से हर बार आप 5 बजे उसी पार्टी को फिर आप मौका नहीं देते हैं सरकार बनाने का। हाँ, पिछले दशक का बात की जाए तो बताइए। सर मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सर यही खूबी है कि अगर जनता को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने जो विधायिका है उसे अगर चुनने का मौका मिलता है तो सर अगर 5 साल में कोई सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें बदलने का मौका जनता के पास होता है। तो कहीं ना कहीं ये सर ये दिखाता है कि जो जनता है वो किसी एक मुद्दे पर नहीं है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मुद्दों को देखकर फिर वोटिंग कर रही है। अगर उसके आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं उतरती है वो सरकार तो उसको बदल के दूसरे। जी सर। तो ये राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण है, यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है। खनिज संपदा की दृष्टि से भारत में सबसे धनी राज्य कौन है? अगर आपको 2 राज्य कहना होगा तो कौन होंगे वो 2 राज्य? सर उड़ीसा, झारखंड। पहला कौन आएगा? उड़ीसा। उड़ीसा? जी सर। बावजूद इसके इनका जो रेवेन्यू है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जी सर। क्यों ऐसा है? सर जो खनिज मुख्यतः उस क्षेत्र में है तो उनको एक्सट्रैक्ट करके सर कहीं और ले जाया जाता है एज ए कच्चे माल के रूप में। तो वहाँ पर विकास कम होने और राजस्व के कम उत्पादन में मुख्य कारण यही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसी स्थान पर विकसित नहीं हुआ है जहाँ पर खनिज पाए जा रहे हैं। तो मुझे मुख्य कारण यही लगता है सर। अगर ऐसा होता तो राजस्थान में कोई स्टील प्लांट क्यों नहीं है? राजस्थान में कोई स्टील प्लांट नहीं है? नहीं सर। क्या कारण है इसका? पहले तो वहाँ ओर नहीं है। जी सर। सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। जी सर। बाहर से लाना पड़ेगा। उस लाने में क्या दिक्कत है? सर परिवहन लागत ज़्यादा लग जाएगी। और उसके अलावा स्टील प्लांट को मद्देनजर रखते हुए। जी सर। और सर पानी की भी समस्या है राजस्थान में मुख्यतः। ऊर्जा तो फिर भी अगर कोल और आयरन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए ज़्यादा दूर तक तो उसका वाटर लॉस भी होता है, जिसकी वेट लॉस का प्रॉब्लम है, इसके चलते ये भी कहते हैं। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं? जी सर। नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका कंटिनेंट में विच वन हैज अ लार्जर एरिया? सर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। जी सर। और कंट्रीज़ में अगर आपको नीचे से इंडिया से ऊपर दिखाना हो कि कौन कौन कंट्रीज उस एरिया में ज़्यादा हैं, तो कौन है वो कंट्री? सर फर्स्ट पे रूस है। इंडिया से बढ़िए, इंडिया से ऊपर कौन है? इंडिया से जस्ट ऊपर? हाँ सर ब्राज़ील, चीन, यूएसए, कनाडा और देख लीजिएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है? ठीक रिकॉन। ठीक। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं, आजकल वेटलैंड पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। जी सर। उसी के संबंध में एक रामसर साइट भी। तो राजस्थान में कितने रामसर साइट्स हैं? एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता। केवल 2 ही हैं। एक तो बहुत फेमस है केवलादेव। हाँ, केवलादेव है और सांबर लेक। सांबर लेक सर। थैंक यू। और भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी जो है, जो कालवा देव है, उसके साथ एक और रामसर साइट, कालवा देव वाज वन ऑफ द फर्स्ट रामसर साइट टू बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। उसके साथ एक और भी हुआ था, ध्यान पे है? चिल्का लेक। चिल्का लेक सर। हाँ। क्या एडवांटेज है वेटलैंड को डेवलप करने से? सर वेटलैंड्स को कहा जाता है कि वो लंग्स होते हैं एनवायरनमेंट के। तो जो सर पर्यावरणीय जो पॉल्यूशन को जाने से रोकता है, लाइवलीहुड प्रदान करता है, क्योंकि वो जो नदी और इस जो ज़मीन के बीच का जगह है उसको मछली उत्पादन के लिए भी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है, पेड़ पौधों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका इकोनॉमिक्स फील्ड में जी सर वित्तीय घाटे से क्या मतलब है? वित्तीय घाटा जिसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, जी सर, उससे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है? सर इसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखे जाते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं सर। पॉजिटिव इफेक्ट में ये है कि सर अगर सरकार ज़्यादा ऋण लेकर के अगर उसको विकास कार्यों में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में अगर इन्वेस्ट करती है तो उससे रोजगार क्रिएशन होता है और उसकी ग्रोथ भी। नेगेटिव क्या है सर? नेगेटिव में ये है कि सर जो राष्ट्र पे कर्जे की समस्या हो जाती है। अगर कर्जा लेकर के हम
ऐसे निवेश को बढ़ावा देते हैं जो कि रोजगार उत्पादन या फिर कहीं ना कहीं अलाभकारी होता है, तो वो राष्ट्र के लिए ठीक। थैंक यू सर। श्रवण, आपका क्रिकेट में काफ़ी रुझान रहा है। जी सर। क्या करते थे आप टीम में? सर मैं स्कूल स्तर पर तो रीजनल लेवल पर खेला हुआ हूँ, और सर कॉलेज की टीम में था सर। अच्छा, तो उसमें आप क्या थे? बल्लेबाज थे, गेंदबाज थे? सब बॉलिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर। जी सर। ठीक है, तो किस साइड से आप बॉल करते थे? सर राइट आर्म मीडियम पेस सर, ऑफ साइड से। ठीक है, तो क्योंकि ज्योग्राफी आपका इंटरेस्ट रहा है, जी सर, एक जगह की भूगोल कैसे एक बॉलर की बॉलिंग के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है? जी सर। सर वो पिच की स्थिति पर डिपेंड मोस्टली करता है, या फिर सर जो ग्राउंड्स की लेंथ होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर किसी क्षेत्र में से छोटे ग्राउंड्स है और पिच भी बॉलर्स के फेवर में नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं घाटा देती है बॉलर्स को। और बहुत सारे पिचेस ऐसे होते हैं जो स्पिनर्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा, जैसे ड्राई पिचेस होते हैं, तो वो क्रैक्स बॉल्स को स्पिन करने में भूमिका देते हैं। और अगर फ्लैट पिचेस होते हैं तो कहीं ना कहीं वो बैट्समैन को फ़ायदा पहुंचाते हैं और बॉलर्स को घाटा होता है। अभी जैसा दिल्ली का टेम्परेचर चल रहा है, जी सर। फिरोज शाह कोटला है दिल्ली में, जिसका भी नाम बदल भी दिया गया है, तो इस स्थिति में किसको ज़्यादा फायदा होगा? सर इसमें बैट्समैन को ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अभी बहुत दिनों से अखबार में जैसलमेर का नाम आ रहा है। जी सर। किन कारणों से? सर एक ट्यूबवेल करते समय सर पानी ज़्यादा रिस्क किया था सर आगे से। हाँ, तो वो एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना है, उसको आर्टिसन स्थिति कहते हैं। जी सर। क्या है वो स्थिति? एग्जैक्ट नहीं पता टर्म के बारे कुछ उसका कुछ आपको फेनोमेना, कुछ प्रिंसिपल? सर न्यूज़ के हिसाब से सर जो ट्यूबवेल हो रहा था तो टैथिस सागर के अवशेष मिले कि ये जो टैथिस जल है, और एक भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर सर इस जल की एज है वो भी 8 करोड़ के आसपास ईयर्स पहले की बताई है। नहीं, बट इसको एक भौगोलिक स्थिति कहा जाता है, आर्टिसन स्टेट। ज्योग्राफी के अंदर ये एक पार्ट है। जी सर। तो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो एक भाई देख लेना, क्योंकि आपकी स्टेट से है और ज्योग्राफी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। जी सर। तो वो बार बार इसमें रिफ्लेक्शन दे रहा है। अभी भारत की अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हैं तो जो इंडियन ओशन रीजन जिसे हम कहते हैं, जी सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी सर। ऐसा क्या खास बात है इंडियन ओशन रीजन की ज्योग्राफी के अंदर कि वो बाकी सब के मुकाबले आज सबसे ज़्यादा केंद्र बना हुआ है? जी सर। सर इंडियन ओशन रीजन मुख्यतः सर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। और यहाँ पे जो संसाधन है उनका अधिक दोहन नहीं हुआ है सर। और सामरिक स्थिति के तौर पर भी अगर यहाँ पर किसी भी राष्ट्र की वर्चस्वता बढ़ती है तो वो ज़्यादा राष्ट्रों को कंट्रोल कर सकता है और एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए सर सामरिक स्तर पर आपकी नज़र में सबसे इंडियन ओशन रीजन में अगर किसी अन्य देश को अपना बेस बनाना हो, जी सर, तो सबसे बेहतरीन कौन सा देश रहेगा? मॉरिशस हो सकता है। ठीक है, जी सर। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। श्रवण जी सर। कुमार जी, आपका औपचारिक इंटरव्यू जो है वो ख़त्म हो जाता है अभी। देखिए, आप राजस्थान से हैं और काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं, और एक बहुत ही अच्छी कॉलेज में आपने बीए की पढ़ाई करी है। जी सर। बीए ज्योग्राफी किया है ना आपने किरोड़ी मल से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर आप राजस्थान चले गए एमए हिंदी लिटरेचर करने, अपने ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर में लिया है। जी सर। जो हम लोग नहीं पूछ पाए, बट उसके लिए आप तैयार रहिएगा। वहाँ हिंदी के अच्छे खासे नॉलेजेबल लोग होते हैं, जी सर, वो कुछ पूछ सकते हैं। तो अभी मैंने आपसे राजस्थान के बारे में पूछा। टूरिज़्म का एक जो स्लांट है, एकदम रिच लोगों, अरिस्टोक्रेट की लाइफ को दिखाना, जी सर,
आम जनता इससे थोड़ी सी मतलब ये इस टाइप के सवाल जहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी नज़र आए, एक आपके लिए ट्रैप की तरह पूछा जाता है, ये आप तैयार हैं? तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो आ ही रहे हैं लोगों में, रोजगार और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग वो एक ही डायमेंशन, एक ही आयाम को दिखाता है। जी सर। राजस्थान में और बहुत सारे लोग रहते हैं, काफ़ी बड़े तादाद में रहते हैं लोग, और आम जनता के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता है, तो एक थोड़ा सा इसमें स्लांट है। जी सर। इसको आप थोड़ा बैलेंसिंग कर सकते हैं, जैसा कि आपने कुछ कहा जी सर। कि एक नई तरह की टीवी में या फिल्मों में दिखाई जा रही है। आप कुछ कह रहे थे ना आम जनता के बारे में भी? सर वो प्रोग्राम मेंशन किया था। हाँ, प्रोग्राम मेंशन किया था, तो उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं। फिर सामंतवाद के बारे में तो बहुत ज़्यादा मतलब 400-500 ज़्यादा सालों से चला आ रहा। मुगल को फाइट करने में राजस्थान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जी सर। उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। हालांकि उसी की लीगेसी उसी का कंटिन्यूएशन है जो आज भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाया है। आप मेंशन कर सकते हैं, हमारे कुछ प्रोग्रेसिव स्टेट्स बंगाल और केरला ने लैंड रिफॉर्म्स किया है, तो वो एक अगेन ट्रैप की जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरफ की आप अपनी रुझान रखते हैं। जी सर। हैं, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स होते ही बहुत सारे लोगों को ज़मीन मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, एक इक्वालिटी के तरफ, बराबरी के तरफ सबको मौका मिलेगा। जी सर। और आपने अच्छे से हर तरह का जवाब दिया है, और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, हिंदी में आप अच्छे से बोल लेते हैं, और हमें लगता है कि आप इस बार ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। श्रवण जी सर। बाई एंड लार्ज आपसे जो इंटरेक्शन हुआ और आपका जो बाकी इंटरेक्शन था मैंने सुना, आई एम हैप्पी विद इट। थैंक यू सर। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ख्याल रखनी हैं जब आप अपने राजस्थान के बारे में बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या फोकस एरिया होना चाहिए, तो पहले जो आपकी अपनी धरोहर है, जी सर, वो सबसे पहले आपके फोकस एरिया में आने चाहिए। आपकी अपनी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, आपके जो अपनी स्किल्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, अपैरल में हो, हैंडीक्राफ्ट में हो, वुड वर्क में हो, उनको मोनेटाइज करने के बारे में सोचना चाहिए। इनमें इनपुट कॉस्ट कम होती है, वैल्यूएशन बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे राजस्थान का टिपिकल जो डोर फ्रेम होता है, इवन यूरोपियन लाइक इट है। जी सर। आप समझ रहे हैं? हाँ सर। टिपिकल जो डोर फ्रेम होता है, यूरोपियंस लाइक इट और दे लुक फॉर इट। तो ये जो चीजें हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जी सर, इनको कैसे मोनेटाइज करें आर्थिक उन्नति के लिए। जी सर। फिर आप नई चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे आपने कहा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और जो आपके पास अगर खनिज हैं तो आपने कहा माइनिंग। तो इस तरह से जो जवाब है आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें। जी सर। जो नहीं है उसको प्राप्त करने से पहले जो है उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी सर। अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस श्रवण, एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। थोड़ा सा ज़्यादा आर्टिकुलेट होने की ज़रूरत है अपने जो आपको सही बनाने के लिए। जी सर। आपका कंटेंट नॉलेज सही है। ज्योग्राफी पे कुछ और क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी सर, तैयार करूँगा। हाँ, और इकोनॉमिक अफेयर्स में हमने आपके ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। आपका इंटरव्यू कब है? सर 13 फरवरी को। तो उस समय तक बजट आ गया रहेगा। हाँ, बजट पर कमेंट्स वगैरह भी आ गए रहेंगे, तो आपका हमने का जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है, जो एक व्यक्ति जो IAS के लिए जाना चाह रहा है, उसको जो अपने आसपास रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू किस तरह से खर्चा हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे क्या हुआ, तो इन सब बातों पे ध्यान रखेंगे आप इसको। और फिजिकल डिफिसिट पे खासकर ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो फिजिकल डिफिसिट एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है बजट के लिए। जी सर। ठीक है, ओके। श्रवण, आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हो। खासकर मुझे हिंदी माध्यम से कैंडिडेट को देखकर और ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सर। आपके आंसर्स भी बोलते हैं टू द पॉइंट थे। जी सर। ठीक है, कुछ अगर बाय द चांस आपको पैनल में भी अब ऐसे कोई चीज़ मतलब समझ नहीं आती है, और वो आपको पता है कि आपको आती है वन, तो पूछने में कोई कभी भी कोई हर्ज नहीं होता है। ठीक है, आपके मेंस के पेपर कैसे गए थे? सर
मतलब अच्छे ही है, बहुत अच्छे गए थे। मतलब आप उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंस। चलो बहुत अच्छा, आपका नाम लिस्ट में देखकर बहुत खुशी होगी। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर बाकी तो डाउट्स तो नहीं है, बस वो स्टेट कभी पढ़ा नहीं था तो उस पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो तो इम्पोर्टेंट है, हाँ सर। और पढ़ लीजिएगा। जी सर, अभी कर रहा हूँ उस पर। हाँ। मॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें मैं फंस रहा हूँ तो उनको आंसर फ्रेमिंग उनकी कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा, बाकी तो लगभग तैयार हो ही रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर।